जो बचपन था, जो खेलने कूदने की उम्र थी, वो तो मुझसे छीन चुकी थी। दिन में लाइफ कैसे चेंज होती है वो मुझे 2008 में पता चला। 2008 में हमारे देश में एक टेरर अटैक हुआ था और अजमल कसब वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे 26 नवंबर 2008 को उन्होंने कुछ गोलियों, खैर हमारे पूरे शहर मुंबई शहर को उन्होंने लिटरली कब्ज़ा कर दिया था। सारे इधर उधर से सब जगह से खबरें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे थे या ट्रेन से उतर रहे थे और आपके पैर में गोली लगी। उस वक्त आप 9 साल के थे। बट आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू कि उस वक्त आपके अंदर क्या हुआ था? मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरी का है, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। आपको कभी सपने आते हैं, लाइक नाइटमेयर्स आते हैं अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में? हाँ आते हैं मैम, अब भी आते हैं, पहले भी आए हैं, तो अभी डरना नहीं है। जब इतनी सी उम्र में तब सब कुछ सह लिया तो अब क्या डरना फिर। आप जब कसाब को आइडेंटिफाई करने गए थे, आप और उनके आपके पापा, तो कसाब का वही एटीट्यूड था या आपसे आंख से आंख मिला पा रहा था? नहीं, कसाब ने मेरे सामने आँख तक नहीं मिलाया, उसका फेस नीचे झुका हुआ था। मेरे सामने 3 टेररिस्ट थे। पहले तो मुझे उन तीनों में से पहचानने कहा गया था कि कसाब कौन है। देविका नटवरलाल रुटावन, आपको पता है आप एक हीरोइन है, रियल लाइफ हीरो हीरोइन जो भी कहें, हम लोग सब आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं और सचमुच में सोसाइटी को, हिंदुस्तान को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू मैम। आगे चल के मैं बताऊंगी क्यों, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले आपकी ये कहानी, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे उस पर। गुफ्तगू विद के में आपका स्वागत है थैंक यू। और आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए देविका। मेरी बचपन की कहानी तो इतनी कुछ खास नहीं है पहले की। 2006 में मेरी मॉम की डेथ हो गई एंड 2008 की बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। एक जो बचपन था, जो खेलने कूदने की उम्र थी, वो तो मुझसे छीन चुकी थी। दिन में लाइफ कैसे चेंज होती है वो मुझे 2008 में पता चला कि वो एक बचपना से कब वो छोटी देविका एक बड़ी हो जाती है एंड उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे लाइफ में इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो वो बचपन एक मेरा एकदम डिफरेंट रहा। स्कूल लाइफ, काफ़ी चीज़ों में बहुत सी प्रॉब्लम आई है। 2008 में हमारे देश में एक टेरर अटैक हुआ था जी। और अजमल कसब वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे 26 नवंबर 2008 को उन्होंने कुछ गोलियों, खैर हमारे पूरे शहर मुंबई शहर को उन्होंने लिटरली कब्ज़ा कर दिया था। सारे इधर उधर से सब जगह से खबरें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। लेकिन अजमल कसब 2008 26 नवंबर को उस वक्त सीएसटी स्टेशन पर थे जब आप भी थे आपके पापा के साथ। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे थे या ट्रेन से उतर रहे थे और आपके पैर में गोली लगी। उस वक्त आप 9 साल की थी। जी। कैसा महसूस हुआ आपको? ये मैं एकदम टिपिकल स्टूपिड जर्नलिस्ट सवाल पूछा, आपको कैसा महसूस हुआ? बम फटा, कैसा महसूस हुआ? बट आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू कि उस वक्त आपके अंदर क्या हुआ था, एंड दिस इज़ विदाउट एनी ह्यूमर इन इट। मैं आपको उस दिन की पूरी बात बताना चाहूँगी कि 26/11/2008 की रात की कहानी मेरी, वो कहानी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, काफ़ी लोगों की है। उस दिन जो लोग घायल हुए, जो लोग मारे गए, जो लोग शहीद हुए, ये उन लोगों की भी कहानी है। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने। हम बांद्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 तिलरम रोड प्लेटफॉर्म के सामने बैठते हैं। कुछ टाइम बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा ने बोला कि बेटा आप जाके आ जाओ, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही भाई गए, अचानक से एक बम धमाके की आवाज़ आती है। लोग भागने लगते, गोली फायरिंग हो रही है। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 9 साल 11 महीने की थी। मैं लोगों को देख रही हूँ, सडनली वो गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों गिर रहे और क्या है ये सब, क्या है। पापा ने बोला बेटा हम भी भागते, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरी का है, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है
और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके चेहरे पे गिल्टी फील होती है, उस इंसान के चेहरे पे कोई गिल्टी फील नहीं थी। ऐसा लग रहा है वो इंजॉय कर रहा है। जैसे आप अभी के टाइम पे कोई बच्चों को गेम खेलते हुए देखते हो ना, कि वो बंदूक चलाते हुए कैसे मज़े से खेलते हैं, वैसा कसाब का रिएक्शन था कि वो मज़े से बस अंधाधुंध गोली फायरिंग किए जा रहा है और लोगों को मार रहा है। एक गोली मेरे पैर में लगी। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पापा ने बताया कि पुलिस ऑफिसर टीसी मिलके मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचा है। सेंट जॉर्ज में होश आया। कुछ टाइम बाद मेरे भाई भी हमें वहाँ मिले। उन टाइम में मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई को कुछ हुआ होगा या मेरे पापा को। मैं तो एक बेहोशी की हालत में थी। हॉस्पिटल में होश आती है मुझे, तब मैं देखती हूँ कि मेरे आजू बाजू में काफ़ी पेशेंट हैं। किसी को सर पे गोली लगी हुई है तो किसी को हाथ पे। डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे हैं, चीर रहे, काट रहे, टाका दे रहे, एंड किसी को बेहोश कर पा रहे तो किसी को नहीं कर पा रहे। जो सीएसटी में सब कुछ देखी हुई थी और सेंट जॉर्ज में फिर वो देखना मेरे लिए बहुत ख़तरनाक मोमेंट थी। वो देख के मैं और डर गई। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट शिफ्ट किया किए, आपको जेजे में? बिकॉज वहाँ बहुत पेशेंट थे। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं सब था कि terror आप victims? सब टेरर विक्टिम थे। काफ़ी लोगों को गोली लगी थी, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पर, बहुत पेशेंट्स थे। मेरे बाजू में इतने सारे थे। मेरे बाजू में खुद एक छोटा सा बच्चा था जिसे सर पर गोली लगी हुई थी, उनके पेरेंट्स को भी लगी थी। सो वो बेबी तो ऑफ हो गया, बट वो नज़ारा, वो रात की सीन मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और ना ही कभी भूल पाऊँगी। फिर मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किए। मेरे पैर से गोली निकाली गई। जब मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर लाए तो देखा मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि शायद इन फ्यूचर मैं अपने पैरों पे खड़े हो पाऊँगी या नहीं। छोटी थी तब, तो वो मेरी खेलने कूदने की उम्र थी। उस उम्र में मैंने जो वो रात देखना, वो टेररिस्ट का फेस याद, मतलब वो आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। और एक चीज़ है कि उस हादसे से मुझे इतनी हिम्मत मिली कि शायद अगर वो हादसा नहीं होता तो ये देविका में वो हिम्मत भी नहीं आती। तो वो हादसे ने काफ़ी मुझे कुछ सिखाया है और एक लड़ने की हिम्मत भी दी है। क्या बात है, आप ऐसे परिस्थितियों को भी पॉजिटिव लेती हैं, बहुत बड़ी बात है। ये भी सीख है हमारे दर्शकों के लिए, जो छोटी छोटी बातों पर हम एकदम बेबस हो जाते हैं और हम रोने लगते हैं। तो ये देखिए, एक ऐसी बच्ची है जिसने ये सब झेला है। आपको कभी सपने आते हैं, लाइक नाइटमेयर्स आते हैं अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में? हाँ, आते हैं मैम, अब भी आते हैं, पहले भी आए हैं। तो वो सपने आते हैं और ऐसा लगता भी है कि हाँ, शायद फिर कभी कुछ हो गया तो। बट एक चीज़ है कि जो चीज़ होनी रहती है वो होती है, तो अभी डरना नहीं है। जब इतनी सी उम्र में तब सब कुछ सह लिया तो अब क्या डरना फिर। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ी? नहीं, कभी नहीं। और कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि शायद मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पापा है और मेरी मॉम भी है। भले वो इस दुनिया में नहीं है, बट मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा डरना नहीं है, तुम सच्चाई के रास्ते पर लड़ रहे हो तो कहीं मुसीबत आएगी पर डरो मत। तो इसलिए मैं डरती नहीं हूँ मैम उस चीज़ के लिए। और मैं आर्मी ऑफिसर्स को रियल हीरो मानती हूँ, पुलिस ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स। तो इन सब से मुझे सीखने मिलता है कि जब ये अपने फैमिली को छोड़ के बॉर्डर पर अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम तो अपने फैमिली के साथ रह के अपने देश के लिए कुछ तो कर सकते क्या हैं। बात है, क्या बात है, थैंक यू एक्सेलेंट। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद आप राजस्थान चली गई। जी। वहाँ आपने ज़िंदगी फिर से कैसे शुरू की, और आपके घर की परिस्थितियाँ क्या थी? आप घर पे रहना चाहती थी या फिर घर से बाहर निकलने की आपको तुरंत हिम्मत हुई? आप चल पाती थी कि नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया तो मैं अपने दोनों पैरों पे तो नहीं चल पाती थी। मैं बैसाखी से करीबन 3 साल के अंदर चली हूँ। मुझे डिस्चार्ज दिए तो मैं मेरे राजस्थान सुमेरपुर पाली ज़िला गाँव गई मेरे पापा भाई के साथ। वहाँ हम कुछ टाइम रहे। वहाँ हमारे भगवान का मंदिर है, तो हम वहाँ दर्शन करना चाहते थे। मेरे पापा ने कहा था कि मैं मेरी बेटी को पहले वहीं लेके जाऊँगा। सो बस वहाँ एक शांति के लिए कुछ टाइम के लिए हम गए थे कि वहाँ अच्छा लगे। जो ये सारी इंसिडेंट होना, क्योंकि बिकॉज उसके 2 साल पहले ऑलरेडी मेरी मॉम की डेथ होना, फिर 2008 में गोली लगना, तो ये सब हमारे लिए फैमिली के लिए ईजी नहीं था। बहुत हार्ड मोमेंट थी उस टाइम पे कि सबको फेस करना है।
और उस चीज़ों में ये भी था कि टेररिस्ट को मैंने भी देखा है, मेरे पापा ने भी देखा है। तो कुछ टाइम बाद हमें फ़ोन आया मुंबई का कितने रेफरेंस दिन बाद? ऑफिसर, वो मंथ तो मुझे याद नहीं है, पापा को पता मैंने है। 1 साल बाद, नहीं नहीं नहीं, 1 साल बाद नहीं, कुछ महीनों बाद? 2-3 महीने के आसपास ही होगा। उसके अंदर ही कॉल आ गया था, क्योंकि 2009 में तो 10 जून को मैं कोर्ट पहुंची हूँ। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को। फिर कॉल आया, बोले कि आप कोर्ट में आइडेंटिफाई करोगे, आपने कसाब को देखा है, आपका स्टेटमेंट है। तो पापा ने बोला हम तैयार हैं। फिर मेरे पापा और मैं 10 जून को हम दोनों ने जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई किए थे। 9 जून को, हाँ। जी, 10 जून को मैम। 10 जून 10 जून और 2009। 2009 और आपने में। आइडेंटिफाई किया। जी। उसके बाद मुकदमे का लंबा सिलसिला चला। जी, काफ़ी लंबा चला। और जब मैं कोर्ट रूम गई थी तब तो मैं बैसाखी से चलती थी। मेरे सामने 3 शख्स बैठाए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। तो मन तो ऐसा हुआ था कि ये जो बैसाखी है उसे ही फेंक के मार दूँ, या मुझे कोई बंदूक दे दो तो मैं इसे अभी गोली मार दूँ। पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बहुत छोटी थी, 10 साल की उम्र थी तभी मेरी। बस खुन्नस था और वह आज भी है और वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको खुन्नस इसलिए है क्योंकि उसने आपको गोली मारी या अपने देश के साथ? मुझे गोली मारी नहीं मैम, इस देश में हमने हमारे काफ़ी कीमती ऑफिसर को खो दिया। आज 26/11 के बाद जो मैंने फ़ेस किया है, मेरे से ज़्यादा और भी लोगों ने बहुत कुछ फ़ेस किया होगा। शायद आज मैं इस बारे में आके जितनी बातें सामने रखती हूँ, कुछ लोगों ने नहीं भी रखी है। तो इस इंसिडेंट से मुझे इतनी तो समझ में आती है कि किसी की भी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तो वो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और उस टाइम पे काफ़ी लोगों के घर में जो चीज़ें हुई हैं, आज मुझे तो गोली लगी, मैं तो जिंदा हूँ। जिनके घर में कोई नहीं है, एक अकेला बेटा या जो बेटी होगी उनकी, वो इस दुनिया में नहीं, आज उनकी फैमिली को कितना दर्द होता होगा। तो वो चीज़ मैं हमेशा याद रखती हूँ। शायद कुछ लोगों को सिर्फ 26/11 तब याद आती होगी कि 26/11 का तारीख आया है, बट जिसके साथ जो बीतती है वो उसे वो हर मोमेंट हर पर वो याद रहता है कि उसके साथ वो चीज़ क्या हुई थी। वो उस ऐसे मौत के मुंह से बाहर निकले कि पता नहीं था कि शायद वो बच भी पाएगा कि नहीं। मैं भी नहीं जानती थी कि शायद मुझे गोली और भी कहीं लग सकती थी। तो नसीब था मेरा या भगवान जाने कि मुझे पैर में लगी और आज मैं ठीक भी हूँ। पैर में आज भी मुझे तकलीफ़ होती है, बट मैं अपने दोनों पैरों पे चल पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको जब विटनेस मतलब आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए बुलाया था, उसके बाद आपको एज ए विटनेस आपने एग्री किया कि हाँ मैं विटनेस जी। बनूंगी केस में, तो आप काफ़ी साल तक कोर्ट जाते आते रहे। कितने जी। साल? जब तक केस चालू था तब तक मैं जाते आई हूँ। तो वो काफ़ी बार ऐसे डिक्लेयर हुई है और काफ़ी बार नहीं हुई है। अच्छा, और बताइए, आपने तो विटनेस बनने के लिए तैयार हो गए थे, जी। आपके पापा भी, लेकिन बहुत सारे लोग हॉस्टाइल हो गए थे। ऐसा पढ़ने में आया था कि जी। क्योंकि बहुत सारे विटनेस पीछे हट गए थे, तो कहते हैं कि आपके इस मतलब जो भी आपने बयान दिया था कोर्ट में, उसकी वजह से हम लोग कसब को पनिशमेंट दे पाए। जी, इस केस में काफ़ी लोग डर गए थे विटनेस बनने से, क्योंकि कसाब को तभी एकमात्र आतंकवादी कसाब ही पकड़ा गया था। 10 आतंकवादी आए थे, 9 को मार दिया गया, 1 पकड़ा गया। बट उन लोगों के काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ थी कि और भी उसके साथीदार हो गए या फिर से कोई आतंकवादी आ गया तो शायद इस वजह से काफ़ी लोगों ने बैकअप कर लिया कि हमें नहीं बोलना है, या तो किसी ने कोर्ट में आके कुछ ऐसी डिमांड कर दी जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो हो गया हम उससे अभी बच के निकले, वापस से हमें मरना नहीं है, हमें उस चीज़ में फंसना नहीं है। और इनफैक्ट ये चीज़ तो आप अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस केस से तो काफ़ी लोग पीछे हटना ही पसंद करते हैं, तो बहुत ही कम होते हैं जो इस केस में आना पसंद करते हैं। पुलिस के लोगों से बात करना या आपको निडर होकर बात करना है, तो ये बहुत कम में ही हिम्मत होती है। तो इस वजह से भी शायद लोगों ने बैकअप कर लिया, किसी ने आके बोलना पसंद नहीं किया। आपको क्या लगता है वो लोग कायर थे, देशभक्त नहीं थे? कायर तो किसी को नहीं बोलूँगी, और एक हिसाब से ऐसा है कि सबकी अपनी थिंकिंग होती है, बट उन्हें मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप ऐसे डर के बैठोगे तो फिर अगर हर एक के मन में ऐसी चीज़ आ गई तो कोई आर्मी ऑफिसर नहीं बनेगा और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर बन सकते। फिर सभी अपने घर में बैठे रहेंगे, अपनी जान की परवाह करते रहेंगे, तो फिर देश के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको यही सब देखना है तो आप अपनी हिस्ट्री जूनी निकाल दीजिए कि अपने देश के लिए कई लोगों ने कितनी जानें दी हैं, तो आप उन सब से प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़ो। जान तो देखो, मरना तो हर किसी को है, आज नहीं तो कर, अगर मर रहे हो तो कुछ करके मरो। मेरा बोलने का मतलब यही है मैम। उसके बाद आपको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए थे काफ़ी जी, सारे? काफ़ी आए।
पैसे की ऑफ़र्स आए, धमकियाँ आई। हैदराबाद, पाकिस्तान से कॉल आता था। पापा को बोलते थे कि आप घर से बाहर आओ, हम आपको काट डालेंगे, मार देंगे। आप केस में मत खड़े रहो, आप विटनेस से पीछे हट जाइए। काफ़ी चीज़ें ये हुई, हमने कंप्लेंट भी दिया, बट कुछ हुआ नहीं हमारे साथ अभी तक ऐसा हादसा। ये बहुत अभी अच्छी भी डर बात लगता है। है कुछ होगा? नहीं मैम, अगर डरती तो केस में खड़ी नहीं होती, और अब भी आके चैनल या कहीं पर भी इस चीज़ पे बात करना पसंद नहीं करती। तो वो डर तो मैंने शायद उस रात को ही लगा मुझे। गोली से उसको भी मार दिया, उस डर जी, को। वो डर भी मर गया। ऐसे सुनने में आया कि लोगों ने आपके साथ मतलब परिवार वाले लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन परिवार, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मतलब नॉट इमीडिएट परिवार, रिश्तेदार। रिश्तेदार ने, जैसे कि अब मेरे पापा सिंगल फादर है, मेरी मॉम नहीं, तो मेरे पापा ने मेरे भाई मुझे काफ़ी संभाला, और उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट चाहिए था कि फैमिली का भी सपोर्ट मिले। बट जो उनकी फैमिलीज़ थे उन्होंने सबने पीछे हट गए, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगा, मैं एक मारवाड़ी ख़ानदान से हूँ, तो काफ़ी लोग पहले ऐसे थे कि लड़की को बढ़ने नहीं देते, अरे लड़की है घर पे बैठा हो, क्यों बोलने देना है, इतना क्यों करना है, कल क्या होगा। बट एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे पापा ने कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बोला बेटी है तो क्या हुआ, जो देखा है वो सच बोलेगी, डराऊंगा नहीं, मैं मेरी बेटी को डरना नहीं क्या बात सिखाया हूँ। उन लोगों का ऐसा कि आप आतंकवादी के खिलाफ क्यों बोलना है, अरे बच गए वो बड़ी बात है, पीछे हट जाओ, मत जाओ, कोर्ट मत लेके जाओ। ये बहुत सी चीज़ें हुई। इनफैक्ट काफ़ी सालों तो उन्होंने हमें, कोई भी फंक्शन होता था हमारे घर में, शादी, कुछ भी इवेंट्स होती थी, तो नहीं हमें बुलाते थे, कि उन्हें ये डर लगता था कि आतंकवादी आ गए, तो ये मरे, हम क्यों मरे। इस वजह से उन्होंने दूरियां बना दी। बात करते थे, बोलते थे कि हाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बट बहुत कम। फिर अब तो रिसेंटली काफ़ी ठीक है, बुलाते, इनवाइट करते, बात करते, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में ये चीज़ें का डर है। और ना ही इनफैक्ट फैमिली, लोगों ने भी मेरे साथ ये बर्ताव किया है। इनफैक्ट मेरा नाम तो कसाब भी रखा गया है। मुझे काफ़ी लोग बोलते थे अरे कसाब जा रही है, देखो देखो कसाब जा रही है। स्कूल में भी मुझे कसाब करके चिढ़ाते थे। तो ये सबकी तो अब मुझे एक ऐसी हो गई कि ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ इन्हें। जिसे जब समझने आना होगा वो समझ जाएंगे खुद ब खुद। मैं स्कूल पे आऊँगी, जी उसके बाद आपके घर पे आऊँगी। जी। स्कूल में आप जब जब ये इंसिडेंट हुआ तब आपको स्कूल से निकाला गया था? स्कूल से मुझे निकाला नहीं गया था मैम। मेरी स्कूल की एडमिशन, स्कूल वाले ने मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे। स्कूल की जो मेरी प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको एडमिशन देंगे तो यहाँ बॉम्ब स्पॉट हो जाएगा, आतंकवादी आएगा, आपकी वजह हमारे दूसरे बच्चे मर जाएंगे। सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे वो चीज़ का नहीं हुआ कि मुझे वो स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे। पूरा ये चीज़ का लगा कि आप एक प्रिंसिपल हो, आपका फ़र्ज़ बनता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। अगर आप ही बच्चों को ऐसा डरना सिखा दोगे कि आपको कुछ नहीं करना, अगर मैंने एक आतंकवादी के खिलाफ गवाही दी है तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप मुझे ऐसा महसूस मत कराइए कोई भी कि तुम गलत कर रही हो। मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ, और जो करना सही है मैं वही कर रही हूँ। उस टाइम पे मेरे पापा को मुझे स्कूल से धक्का दे के निकाल दिए, नहीं आप यहाँ से जाइए, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। कोई बात नहीं, हमने बोला ठीक है। नीचे मीडिया थी, फिर एबीपी अखिल भारतीय स्टूडेंट्स ने मेरे बारे में पढ़े, और वो न्यूज़ सारी मीडिया में चली। देन उन्होंने जो मेरे लिए लड़ाई किया, वो लड़ाई कोई पॉलिटिशियन ने भी नहीं किया और ना ही किसी और ने किया। वहाँ पे काफ़ी लोग हमें जानते थे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता था, पर किसी ने नहीं करके दिखाया। जो एबीपी अखिल भारतीय स्टूडेंट्स ने किया, उनके कारण मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। जब जाके आज मैं एक पढ़ी लिखी लड़की कहलाती हूँ, वरना मैं एक अनपढ़ गंवार आपके सामने बैठी होती थी। मैं कहती थी कि नहीं मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है। तो आज मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। वही स्कूल में मुझे एडमिशन मिला। काफ़ी मारपीट हुई, मैम ने एक्सेप्ट किया उनकी गलती, सॉरी भी कहे। फिर मुझे 7th क्लास में एडमिशन दिए। 7 से 10 तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाई किया। काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला भी वहाँ, और ऐसे बच्चों चिढ़ाते भी थे, बट हाँ स्कूल में मुझे टीचर्स और प्रिंसिपल के बाद में काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे पढ़ाई में भी हेल्प की, और कुछ भी ऐसा लगता तो बोलते थे देविका आप बताइए, हम आपके साथ हैं। तो ये सब जितने भी हादसे हुए जो जो गुजरे, चाहे मम्मी की डेथ की, उसके बाद आपके साथ और भी कुछ हुआ, आपके भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर आपको भी फिर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुई थी? भाई का, मैं जब 2008 जो मुझे गोली लगी, मैं हॉस्पिटल में, जेजे हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ भाई मेरे साथ, मेरे पापा भाई साथ में ही रहते थे। तो वो पेशेंट काफ़ी थे,
डॉक्टर के पास नर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था कि आप रोज़ आके ड्रेसिंग करो। मेरे पेट में रॉड लगाया था और उसका रोज़ ड्रेसिंग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी भाई ऐसे ही बैठे रहते थे, वो हेल्पफुल नेचर है, तो डॉक्टर ने बोला कि जयेश आप ऐसे ही रहते हो तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मैं आपको ड्रेसिंग का बताता हूँ कि कैसे करना है। सो भाई को सिखाया, भाई ने किया, बट उन्होंने ग्लोव्स पहनना, मास्क बांधना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तभी, और उन्होंने बताया भी नहीं डॉक्टर ने। सो उस कारण से जैसे मेरा पहले ड्रेसिंग किए तो दूसरे लोगों ने बोलने लगे, पेशेंट ने, कि ये अपनी सिस्टर का ही क्यों करते हैं, हमारा भी करने बोलिए। तो भाई ने उनका भी किया। सो मैं बहुत छोटी थी उस वार्ड में, मुझे काफ़ी लोग मिलने आते थे, प्यार करते थे, तो कुछ खाने का फल फ्रूट्स वगैरह बहुत आते थे। सो मैं पहले से ऐसे कि नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना है, तो भाई काम करते करते खाते थे, तो कभी वो हैंड वॉश नहीं करना प्रॉपर तरीके से, उन्होंने खुद पे ध्यान नहीं दिया। तो अभी किसी में और जो बीमारी थी वो भाई को लग गई, और वो ट्यूबरक्लोसिस। और वो इन्फेक्शन हो गया। उस कारण से भाई को गले में गांठ हुआ, गांठ का इलाज किया, वो ठीक हुआ। बाद में बैकबोन पे उनको स्पाइनल कॉर्ड पे टीबी हुई, तो वो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। एंड अभी ऐसे देखोगे तो अब भाई मुझसे बड़े हैं 4 साल, बट वो ऐसे छोटे लगते हैं, उनका थोड़ा हैंडीकैप जैसे हो गए, बैकबोन उनका झुक गया है, तो उनका बैकबोन का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बट अब वो फ़िलहाल ठीक है। फिर उसके बाद आप भी बीमार पड़ गई थी? कुछ टाइम बाद बहुत टाइम बाद, कुछ टाइम बाद नहीं, जैसे मुझे मे भी 14 16 के आसपास की बात होगी, 14 की बात होगी, मुझे टीवी की बीमारी हो गई थी। मेरे में ब्लड नहीं बचा था शरीर में, 6 पॉइंट था, और तभी मैं मंत्रालय का चक्कर काट रही थी। देवेंद्र फडणवीस सर को मैंने लेटर लिखा था, हम फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक थे, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस बंद हो चुका क्योंकि था। कोर्ट आना जाना होता था, जी, तो वो अपना और बिजनेस नहीं कर लोगों पाते। के डर के वजह से, पापा का ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो उनका ऐसा था कि आपका जो माल आता है उसमें कभी बॉम्ब आ गया तो, अरे आप तो मेन विटनेस हो, आतंकवादी आ गया तो आप मर रहे हो, हमें क्यों मारना। तो वो तभी डर का माहौल बहुत था लोगों के मन में, क्योंकि मुंबई शहर ने वो इतना बड़ा हादसा झेला। सो मे भी शायद हर किसी के मन में वो बहुत डर था तभी। सो उस कारण पापा का बिजनेस पूरा लॉस हो गया, वो एक घर पर हो गए, फिर घर पे बैठे, इसलिए और हमने 3 बच्चे, जी 3 3 बच्चों को बच्चे। पालना। एक बड़े भाई तो पूना ही रहते हैं, वो बुआ के साथ, तो वो उनका चल ही रहा था। हम 2 छोटे, हम दोनों को देखना, स्कूल वगैरह पढ़ाई सब कुछ कराना है। सो पापा पे बहुत प्रेशर था, तो तभी हमने मंत्रालय के लिए लेटर लिखा था। तो वो लेटर भी करीबन मैंने 1.5 साल लेके घूमी हूँ। जब जाके मुझे देवेंद्र फडणवीस सर से मेरी मुलाकात भी हुई, दैन उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। मुझे उनसे सपोर्ट काफ़ी मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। उन्होंने मुझे 10 लाख की मदद की गई थी, तो वो मुझे मदद मिली। अगर वो मदद नहीं मिलती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं बचती, क्योंकि मुझे वो बीमारी लग चुकी थी, मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी कि पता नहीं कि क्या होता आगे लाइफ में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो अब फिर शुरुआत में जब आपको गोली लगी थी सब आए होंगे सहानुभूति देने के लिए, और काफ़ी लोग बहुत आए। सारे प्रोमिस किए होंगे आपको। शुरुआत में तो काफ़ी लोग आए, मेन विटनेस बनने के बाद तो इतने प्रोमिसेस हुए कि पूछो ही नहीं। मैंने 2 चेहरा तो देख लिया लोगों का कि कैमरे के आगे क्या होते हैं और कैमरे के पीछे क्या होते सब हैं। पॉलिटिक्स कर रहे थे जी, उसके, सभी, हर ही ने, बहुत लोगों ने सिर्फ बड़ी बड़ी वादे चाहे किए। कोई भी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी हो या ना हो, मैंने काफ़ी लोगों को देख लिया, बड़े से बड़े पोस्ट पर हो या नीचे के पोस्ट पर हुआ। सो धोखा तो काफ़ी हुआ है हमारे लाइफ में चीज़ों को लेके, बट प्रॉमिस भी हुई। फिर कुछ टाइम बाद कलेक्टर ऑफिस से हमारे घर आए थे, हमारे नाम पे बोला गया था कि तभी आपको घर अलर्ट हुआ है। सो हमने बोला ठीक है, तो उन्होंने साइन वगैरह लेके गए, और उनके पास सारा हमारा डॉक्यूमेंट था, न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेके आए थे, हमारे बारे में जानकारी पूरी लेके आए हुए थे। वो ऑलरेडी कुछ टाइम तक बैठे, और तभी कसाब को फांसी नहीं हुई थी। सो मेरे घर पे ऑलरेडी मीडिया भी थी, तो हम भी बिज़ी चल रहे थे। देन मेरा और मेरे पापा का साइन लिया। हमारी गलती ये हो गई, हमने उनसे वो पेपर मांगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको दूसरे दिन आके दे देंगे। मैं बोला ठीक है, एक ट्रस्ट किया कि चलो कोई नहीं, दे देंगे। और तभी हमें नहीं पता था कि हमारे साथ आगे ये होने वाला है। थोड़े दिन बाद हम उनको कॉल करते हैं, तो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर है, आपको किससे बात करना है। सो वो ऑटोमेटिक उन्होंने खा गए कि क्या किया। कुछ टाइम बाद तो किसी ने हमें कहा कि आपका तो घर अलॉट हो चुका है, आपको घर अलर्ट हो चुका है, न्यूज़ चैनल में भी आ गया है, हमने तो सुना आपको सब कुछ मिल गया है।
मैंने बोला सब कुछ मिल गया है तो मैं आज रेंट के घर पे क्यों रहती हूँ, मेरी फैमिली इतने तकलीफें क्यों देख रही है, सब कुछ मिल गया है तो मुझे तो एक अच्छी जगह शिफ्ट होनी चाहिए ना। आज मेरी पढ़ाई या सभी चीज़ों में एक अच्छी स्टैंडर्ड लेवल पे होनी चाहिए फिर मैं। उन लोगों का ऐसा फिर कुछ रीज़न ये, अरे नहीं आपका पेपर तो जल गया होगा। ये चीज़ें बहुत हुई। फिर ये कितने साल चला ये सब नाटक? ये तो काफ़ी साल चला, मैं भी 5-6 साल तो ये चीज़ें चली। फिर अचानक से 2019 के आसपास की बात है, एक एडवोकेट हमारे घर पहुंचते हैं। एक भगवान की तरह ही समझ लीजिए हमारे लिए, वो एक चमत्कार हो गया। तब भी वो एडवोकेट का नाम लूँ या नहीं लूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ से वो आए, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि बेटा ये आपका अधिकार है, आपको लड़ना है, आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए। मैंने बोला सर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मेरे पापा हम बोले कि पता नहीं हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, मैं आपका एडवोकेट हूँ। बोला ठीक है। लड़े। 2020 में हमने फ़ाइल किया, 19-20 में कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। उन्होंने लड़े काफ़ी टाइम तक। उसके बाद हमारी एडवोकेट चेंज हो गए। खुनिका मैम आप हमारे एडवोकेट बने, हमारे लिए सेकंड चमत्कार हो गया। मतलब आप दोनों जो हमारे लाइफ में आए ये बहुत एक चमत्कार की तरीके से आए कि इतने सालों से जिस घर के लिए मैं लड़ रही थी वो मुझे कहीं से नहीं मिला। मैं हर पॉलिटिशियन कहीं लोगों से मैं मिली, सिर्फ सभी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की, अरे बेटा हम आपके लिए करेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस रुको, हम आपको बताते। कुछ नहीं किया किसी ने। ज़रूरत रहती है तो देविका दिखेगी। देविका का काम है। कौन देविका? अरे हम तो नहीं जानते। अच्छा कसाब अली, हाँ ठीक है मिल लेंगे। ये चीज़ें भी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं। बट जब कोर्ट का फैसला आता है आपके लिए और मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, वो सबसे बड़ी बात थी कि केस एक्सेप्ट हो गया। आप भी अच्छी तरह जानते हो मैम, मैं भी जानती हूँ कि हमने वो केस के लिए बहुत कुछ फेस किया। आपने अगर मे बी आप दोनों के अलावा कोई और एडवोकेट होते तो वो एडवोकेट मुझसे चार्ज भी करता, वो पैसा लेता कि इतना मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरा टाइम दे रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। आप लोग ने कभी मेरे साथ ये चीज़ नहीं की। आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी कि बेटा आपने देश के लिए किया है और ये आपका अधिकार है, तो मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे लिए लड़े, अपना कीमती टाइम देके। इनफैक्ट आपकी पढ़ाई भी चल रही थी कुछ चीज़ के लिए, आपका एग्ज़ाम होते हुए भी आपने मेरे लिए वो चीज़ की है मैम। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब एक वो भगवान बोलते ना, कि लोग बोलते भगवान का है, बट अगर आप ढूंढने जाओ तो हर इंसान में भगवान है। आप हमारे लिए एक भगवान जैसे आए और ये चीज़ हुई। कोर्ट के फैसले से मैं इस चीज़ों से बहुत खुश हूँ और मैं आपको और कोर्ट को थैंक यू कहूँगी। वो तो आपने देश की सेवा की, हमने आपके लिए सेवा की, क्योंकि आपने देश की सेवा की, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्टली देश की सेवा थी। और वो जजेस भी हमें जो मिले, काफ़ी दिन लगे सुनवाई के लिए, लेकिन जो फाइनली जजेस ने सुना तो एकदम पेशेंटली सुन के उन्होंने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई इनको घर दीजिए। और ये उनको भी थैंक यू कहना चाहिए कि उनको संवेदनशीलता हुई, सेंसिटिव टू द इशू। एंड आपका एक केस ऐसा है कि इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। जज ने खास करके अपने ऑर्डर में कहा कि दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, दिस गर्ल इज अ विक्टिम एंड अ विटनेस, एंड सो देयरफॉर शी हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत थी, मेरे लिए भी मैम की जज का फैसला। और आपका उस दिन जिस दिन आपका फ़ोन आया मुझे बताया कि केस एक्सेप्ट हो गया, लोग खुशी से नाचते हैं। हम दोनों, मेरे पापा और मैं ही थे घर पर, भाई काम पर थे, हम दोनों रोने लग गए। मैं भी हमारी इतनी बड़ी वो जीत थी तभी के लिए। वो खुशी के आंसू क्या होते हैं उस दिन हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चला कि इतने सालों से, आज 26/11 को 16 साल हो गए। इन 16 सालों में ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। कसाब को फांसी होना वो एक अलग जीत हो गई, बट ये मेरी पर्सनली लड़ाई चल रही थी। नहीं, और आपने बहुत किया भी देश के लिए, एंड वी रिकग्नाइज दैट। आई एम ग्लैड कि जज ने रिकग्नाइज किया। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं वापस घर पे आऊँगी। आप जब कसाब को आइडेंटिफाई करने गए थे, आप और उनके आपके पापा, तो कसाब का वही एटीट्यूड था या आपसे आँख से आँख मिला पा रहा था? नहीं, कसाब ने मेरे सामने आँख से आँख नहीं मिलाया, उसका फेस नीचे झुका हुआ था। मेरे सामने 3 टेररिस्ट थे, तो पहले तो मुझे उन तीनों में से पहचानने कहा गया था कि कसाब कौन है।
तो मैंने बोला ठीक है। सबसे पहले कोर्ट में ये क्वेश्चन था मुझसे कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ। सच बोलूँगी तो भगवान मेरा साथ देगा, झूठ बोलूँगी तो भगवान मुझे सज़ा देगा। बोले ठीक है। 26/11 को क्या हुआ था आपके साथ? फिर आपने पूरा मैंने नरेट पूरी किया। 26/11 की बात बताई। आप उस शख्स को पहचान पाओगे? मैंने बोला हाँ। मैंने 3 शख्स में से कसाब को पहचाना। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो आतंकवादी कसाब था। मैंने बोला यही है। मुझे कोर्ट में काफ़ी बार कंफ्यूज करने की कोशिश की। बोले नहीं नहीं आप इससे बता रही हो, नहीं इससे बता रही हो। बोले, नहीं यही है, इसने ही गोली कितने मारी साल के है। थे आप? 10 साल की थी मैं तभी। वाह, क्या दृढ़ और जब निश्चय। मैं बैसाखी पे खड़ी थी और अपने बैसाखी से चलती थी। आज भी सुना है कि आप जाते हैं, ऑफ कोर्स जी। इट्स ऑफ द रिकॉर्ड, बट आप आज भी देश की मदद करते हैं। जी आपको बुलाया जाता है कुछ कुछ मामलों में, तो आप हेल्प करते हैं पुलिस की, मैंने सुना है। जी, मैं हमेशा जाना पसंद करती हूँ और मुझे जब भी बुलाएंगे, चाहे यहाँ इंडिया में हो, पाकिस्तान में, जब भी हमारे देश को ज़रूरत पड़े मैं जाऊँगी। मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगी। क्या बात है, वेरी गुड। आपकी हिम्मत की तो हम दाद देते हैं और हम आपको बहुत सराहते हैं, और आप कभी हिम्मत मत हारना। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ऐसे प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो उनकी लाइफ में थोड़ा सा आईफोन नहीं मिला या ये नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में चले जाते। माँ बाप बोलते वो बहुत डिप्रेस्ड है इसलिए मैंने उसको आईफोन भी ला दिया, वो बहुत डिप्रेस्ड है इसलिए मैंने उसको गोवा भेज दिया। आपने इतना कुछ झेलने के बाद भी आपको लगा नहीं मैं खुद अपने आप को ठीक करूँगी। थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राइट। लेकिन आपने अपने अंदर इतनी ये एग्जाम्पल है कि आप अपने अंदर अगर पॉजिटिविटी लाएंगे और अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। दैट्स जी वेरी हाँ। वेरी नाइस। तो अब उस हादसे के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। बहुत ही तरीके से मैम। मतलब हमने इन 16 सालों में इतना कुछ फेस किया कि कभी लगा नहीं था। हाँ, मेरा सम्मान भी काफ़ी हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अगर आज मेरे में इतनी हिम्मत है तो आप सबके एक आशीर्वाद है मेरे साथ। अगर आप जैसे लोग, अगर आप लोग मुझे नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मेरी भी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती थी। तो वो कभी टूटी नहीं। से मेरे पापा भी मुझे बोलते कि बेटा आपको ज़िंदगी में 100 लोग मिलेंगे, 99 लोग आपको गलत बोलेंगे और एक सही बोलेगा। तो सही की बात आपको सुनी। सोचना है कि आपको किसके साथ चलना है। क्या बात है। तो मैं वो एक के साथ जाना पसंद करूँगी, वो 99 बिना के मेरे साथ आ जाएंगे। सो आपके इस पापा को रास्ते भी पे हम चलती बहुत हूँ। सलूट करते हैं। उनकी जी। ज़िंदगी के मुश्किल वाली रही, ऑफ कोर्स शादी के बाद तो आपने बताया 2006 से जी। जो भी, लेकिन उससे पहले क्या थी उनकी ज़िंदगी? पहले मेरी पापा की लाइफ की एक इंसिडेंट और है कि पापा तो एक बिजनेसमैन थे। मेरे बहुत कुछ, सब कुछ था पापा के पास पहले। जो इतनी फाइनेंशियली तकलीफ हमें 26/11 के बाद हुई वो पहले नहीं थी। 95 में मेरे पापा को दाऊद के लोगों ने मारा था, 3 दिन तक उन्हें किडनैप करके, क्योंकि मेरे पापा से हफ्ता मांगा था कि आप पैसा दीजिए। मेरे पापा ने बोला मेरी मेहनत की कमाई है, मैं क्यों दूँ हफ्ता। सो वो पहले से इस अगेंस्ट थे, तो इसलिए उन्होंने उनको किडनैप किया, मारे लगातार। काफ़ी टाइम मेरे पापा की हेल्थ इशू रही, उनको सर में आज भी यहाँ खड्डा है, आप निशान देखोगे तो। पहले, बहुत पहले वो मेंटली भी हो गए थे जब यह हादसा होने के बाद 95 के। पर मेरी मम्मी थी तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सो अब वो बेटर है और शायद इसलिए उनमें वो एक पावर और एक ताकत है इसलिए आपको उन्होंने कि जोश दिया। उन्होंने मुझे कभी झुकने नहीं दिया और ना ही हारना सिखाया। सो कि वो तब हारे नहीं उनके सामने, तो अब क्यों हारेंगे मम्मी फिर। कैसे गुजर गई? मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी, सो इस वजह से मम्मी कुछ बीमार होते रहे तो उस कारण उनकी डेथ हो गई थी। आपके जो जहाँ पे आप रहते थे रेंटल जगह पे, वहाँ पे भी लोगों ने आपको काफ़ी तंग किया और हर बार आपको चेंज करना पड़ता था घर? ऐसा था कि हमें रेंट पे घर जल्दी नहीं मिलता था। बेसिकली जो रखते थे तो उनका ऐसा है कि हमारी मर्ज़ी का भाड़ा दीजिए आप, क्योंकि हमने आपको रखा है, हमारी जान को रिस्क पर रख के। उनका ये एटीट्यूड कि अरे हमारा घर है, कोई आतंकवादी आ गया तो आप, मैं जितना रेंट बोलूँगा उतना दो। तो पहले ये चीज़ें बहुत हुई, हमें कई बार रूम चेंज करना पड़ा। सो काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से बात बनाने लगे वहाँ पर, अरे आतंकवादी आ गए, देखो इतना मीडिया आता है, कल इसके पीछे पीछे कोई आ गए। तो ये चीज़ें भी होने लगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, बट This is कुछ the negative इसके side of being a good person. राइट। The difficulty of being good बोलते हैं ना। जी आपकी पढ़ाई कैसी हुई? मतलब पढ़ाई जो हुई उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प लोगों ने आपको किया था? हाँ, मुझे किया। मुझे रतन टाटा सर की तरफ से मेरी पढ़ाई की हुई खर्चा, उन्होंने ही, टाटा ट्रस्ट से ही हुआ था। क्या बात सो मेरी ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई उन्होंने ही दिया था, कॉलेज की फ़ीस।
तो पढ़ाई के लिए बहुत मुझे great सपोर्ट आदमी मिला। थे वो सच्ची, जी बहुत। बहुत ही उन्होंने, वो ऐसे इंसान थे कि वो किसी के लिए कर देते थे ना तो वो कभी जताते नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके जैसा इंसान शायद ही कोई और हमें मिलेगा हमारे देश में ऐसा। बिल्कुल। उन्होंने बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे देश सारे के जो लिए। ताज के जितने भी जी। विक्टिम्स थे सबके बच्चों को सबके अभी तक लिए। पढ़ा रहे हैं। Right. That's amazing. God bless that man. He really is a Padma Shri. I mean, he received this Padma Bhushan. He is a Padma Bhushan for our country. उसके बाद अब हम केस पर वापस आते हैं। आपके पास जब ऑर्डर आया, फिर आप गए, म्हाडा को ऑर्डर दिया था जज ने कि मुझे, बल्कि ऐसा हुआ था, शायद आपको पता है, आप उस दिन कोर्ट में नहीं थी, लेकिन जब जज साहब ने एक हियरिंग पहले उनको कहा, गवर्नमेंट को कहा, जो गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव थी, उनको कहा कि भाई आप मुझे सारा जो अलॉटमेंट आप लोग करते हैं ना, ये सारे स्कीम में लोगों को अलॉट करते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। उनको कहा कि किसी भी स्कीम में नहीं आ रहा। तो मैं लड़ पड़ी, मैंने कहा किसी भी स्कीम में क्यों नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में दीजिए, कहीं तो दीजिए। तो उन्होंने फिर जज ने ऑर्डर किया कि आप बताइए कौन सी स्कीम से। वापस आए वो नेक्स्ट डे कोर्ट में, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट पे उन्होंने हम लोग नहीं दे सकते। तो जज ने कहा ठीक है, सारे फाइल लेकर आओ, जितने लोगों को आपने SRA के अलॉटमेंट दिए, मैं देखता हूँ कौन से किस पॉलिटिशियन को दिया है और किसके मतलब। एंड वो लोग घबरा गए। नेक्स्ट हियरिंग पे आए तो उन्होंने, और ज्योति सावंत जी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वेरी नाइस लेडी, नेक्स्ट डे ज्योति सावंत जी ने अपना बयान दिया कि मैं आपको बोलती हूँ कि गवर्नमेंट से इसको घर हम देंगे। फिर जज ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया, उसके बाद आप गए म्हाडा के पास, SRA स्कीम में बोला था देने के लिए कहीं, उसके बाद आपको घर मिला कितने महीने बाद? घर के लिए मुझे कुछ कोर्ट का जैसे विदिन 6 मंथ ऑर्डर था हाँ, कि yes. मुझे घर मिल जाए, बट वो मिल के भी ना के बराबर है मैम अभी भी। नहीं, वो तो मैं आऊँगी इस पे, लेकिन आपको जी। कितने दिन बाद उन्होंने आपको पेपर दिखाया और Maybe, घर दिखाया? 15 दिन के या 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मुझे फ़ोन आया कि आप SRA ऑफिस मिलिए। उनके कोई एडवोकेट थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था पहले, आपको सर मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना है घर के बारे में। मैंने बोला ठीक है। हम गए SRA ऑफिस, उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं किया। SRA ऑफिस वाले ने मुझे लिस्ट भी दिखाई कि यहाँ या घर है, अब आप घर भी दिखाए देखिए। 2-3? हाँ, मुझे घर भी दिखाया। मुझे जैसे पहले बोले कि 300 का एरिया है और लिस्ट में ही लिखा है 265 एरिया, ठीक है। तो अगर आप वो घर भी जाके देखोगे ना, कई जगह पे मुझे लेके गए और वो चैलेंज लगा रहे कि 300 का एरिया है, तो मैंने बोला सर ठीक है, मैं नापने के लिए तैयार हूँ, वो 300 का एरिया ही नहीं है। मतलब गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रियल फैक्ट ये है कि आप जो मेंशन कर रहे हो वो वही चीज़ उधर होनी चाहिए। सो काफ़ी जगह हमें लेके गए, मलाड में दिखाए, अंधेरी में। सो हमें कहीं घर पसंद नहीं आया। कोई एरिया तो एकदम, या वो घर बिल्डिंग आप देखोगे तो बोलेंगे कि नहीं, मुझे क्या आप था याद ये? है, मैं दिल्ली में थी, आप वीडियो बना के भेज दी, जी। मैम ऐसा देखिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो तुमको पसंद नहीं है तो मत। हाँ बोलो। आपने भी कहा, आपने भी बोला कि नहीं बेटर नहीं है। देन उन्होंने मुझे एक विले पार्ले का घर दिखाया। घर तो दिखाया मैम, सब अच्छा लगा। पहले दिन जाके हमने बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छा यू आर है। वेरी हैप्पी, मुझे याद है आपने कॉल किया जी, था। मुझे वो इतने सारे, मतलब अपने पहले इतनी खराब चीज़ें देखी, एक अच्छी चीज़ दिख जाती है। हाँ, तो हमने बोला ये बहुत अच्छी है, बट ये नहीं पता था कि यहाँ तो सीन ही कुछ और है इस घर का। सो एरिया अच्छा लगा, सब सही लगा। क्या प्रॉब्लम है उधर? वहाँ घर देने के बाद अभी ये समझ में आया, सब उन्होंने अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ दे दिया हमें। बाद में ये चीज़ हमें पता चलती है कि वहाँ एंट्री का गेट ही नहीं है। जो एंट्री का गेट है वो उनका नहीं है, वो किसी अनदर बिल्डर का है। वहाँ डेवलपर और इस बिल्डर का दोनों का चल रहा है कुछ झगड़ा। वहाँ के लोग बोलते हैं कि आपका बिल्डर कौन है, वो कभी सामने ही नहीं आते। वो अभी तक, मैं SRA ऑफिस जाके थक चुकी हूँ। उन्होंने कब से मुझे कहा है कि आपका ये सॉल्व हो जाएगा। घर का जो लेटर देने के बाद दूसरे महीने में उन्होंने कहा कि आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो SRA स्कीम में बनी जी, है, ठीक है। जी। वो पोजेशन उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है जी। सारे लोगों को जो वहाँ रहते थे। हाँ। और कुछ बेचे होंगे बिल्डर जी। ने। वही बिल्डर ने एक शिफ्टिंग वाला बिल्डिंग, मतलब SRA का एक बिल्डिंग बनाया, हाँ। जिसमें उसको अलॉट करना था जो लोग वहाँ पे थे जिनको देना था, राइट। तो ये वाली बिल्डिंग में फ्लैट बेचे उन्होंने जिस बिल्डिंग में जो मुझे घर दिया है, उस बिल्डिंग में किसी को अभी तक कोई फ्लैट नहीं बेचा है। वो इसी वजह से प्रॉब्लम हो मुझे रहा है। पता चला है वहाँ ऑफिस में तो बोलते हाँ दे दिया है, कोई बोलते नहीं दिया है। कोई आया नहीं अभी तक? कोई भी नहीं आया, और वहाँ कोई जल्दी आने भी नहीं वाला है। वहाँ के लोगों ने बहुत बात बताई है कि इस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी केस चल रहा है
और वो लोग यही कहते हैं कि आपका बिल्डर कभी सामने नहीं आते हैं, इन्होंने फंसाया है। तो मैं ये सारे ऑफिस में बात रख रख के अभी थक चुकी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ कि मेरी कितने महीने प्रॉब्लम हो को गए सॉल्व आपके ऑर्डर करिए। को? ऑर्डर को 8 महीना हो गया मैम, और इस 6 महीने में मुझे मेरे खुद के घर पे रहना चाहिए था। आज भी मैं भाड़े के घर पर कोई हूँ। बात नहीं, हम उनको फिर मैं से कोर्ट रेंट ले आज जाएंगे। भी पे कर रही हूँ, और मुझे मेरे ओनर का फ़ोन आ रहा है कि क्या हुआ बेटा। काफ़ी सपोर्टेड है ये ओनर हमारे, ऐसे नहीं कि नहीं, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हमें। कि उनको हमने ये भी बोल दिया था कि मैं 2 महीने में घर खाली करने वाली, जैसे कोर्ट का घर का ये हो गया था। तो बाद में बोलते अरे आपने क्या हो गया, खाली नहीं कर रहे क्या? हमने बोला सर अभी तक हम लड़ रहे हैं। फिर आप घर में कुछ काम इस दिवाली पे, पिछली दिवाली पे आपको जाके घर पे शिफ्ट करना चाहते थे, क्या काम हुआ? करना चाहूँ तो बोलते आप दीवार पे कुछ काम नहीं कर सकते हो, आप अभी मत करिए। ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक मेरा खुद का घर नहीं है, मैं किसी और के घर में रेंट पर जा रही हूँ। उनको मुझे 100 बार फ़ोन करके पूछना पड़ रहा है। ना ही वहाँ पानी का प्रॉब्लम, पानी नहीं आता है, लाइट कभी कभी बंद होती है, लिफ्ट का इशू नहीं, बिल्डिंग एकदम न्यू बनी है। कोई कोई बोलते 1 साल के अंदर बनाया। अब मैं नहीं जानती सच क्या है। मेरा लुकआउट नहीं है कि उनसे लड़ते बैठना, मेरा लुकआउट इतना था कि मुझे मेरा घर दे, मैं शांति से और जाके वहाँ कोर्ट के ऑर्डर रहूँ। का वो अमल करे। बट वहाँ जाके मुझे अगर सबका चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है तो ये गलत है। ये काम उनका है, मेरा नहीं है। जो बिल्डर के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, वो मेरे साथ लड़ाई नहीं है। वहाँ के लोगों ने भी मुझे बोला कि हमें आपसे नहीं, बट हम आपको इस गेट से एंट्री नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट भाषा में बोल दिया है। और एसआरए वाले मुझे बोलते कि आप जाके रहिए माड़ा और बिंदास एसआरए जाइए उस गेट ऑफिस, से, और उस आप गेट बोलते आप उस गेट से जाइए। और वहाँ वॉचमैन बिठा के रखा है। और वो वॉचमैन बोलते हैं कि हम ये गेट बंद कर देंगे। मैं अभी- कहाँ से जाऊँ, उड़ अभी- के तो नहीं जा सकती अभी उस घर एसआरए पे। वाले क्या बोलते हैं आपको? एसआरए वाले वही बात करते हैं। आज अभी मुझे बोले गए कि आप एक बार आइए, हम सर से मिलाएंगे। लेट्स सी क्या मिलाते। जब ये 4 महीने के अंदर उन्होंने फिर नहीं किया, चलो मैंने आगे के 2 महीना तो छोड़ दिया, बट आगे 4 महीने, पीछे के 4 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आगे कब होगी? आगे मैं अब- पूरी जिंदगी इसी में ही देते आऊँ अब भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब लेकिन पहले भी मैं लड़ते आई मैम, और अब भी लड़ रही हूँ। नहीं, ये जस्टिस सिस्टम है हमारे देश में। जी। देर आए दुरुस्त आए, डोंट वरी। देर है अंधेर नहीं, नहीं है। है, right। लेकिन आप वापस कोर्ट जाएंगी इनके खिलाफ? अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैम मैं ज़रूर जाऊंगी, और मैं आपके थ्रू ही जाऊंगी। मेरे एडवोकेट आप ही रहोगे और आप ही हैंडल करोगे। मैं तो लड़ने को तैयार हूँ, और मुझे जी। जैसे आपने पहले कहा, मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जी, ये मेरे मैम। लिए भी देश की सेवा है, और आप जैसी लड़की जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन क्या कहते क्या है वो कि भाई सब कुछ ठीक है? वो आपके साथ कभी आए हैं घर में देखने के लिए कि सब मेरे कुछ ठीक है साथ कि नहीं? जब पेपर दिए थे हमें तो तभी आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया। हमें बोलते कि हमारे लोग वहाँ गए थे, इंस्ट्रक्शन करके आए। सो मैंने वहाँ से भी पता किया तो बोलते कोई नहीं, बस यहाँ तक गेट तक आए और चले गए। वहाँ के लोग ये भी बोल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है ना, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। अभी ही पिछले 4 दिन पहले मैं घर गई थी वहाँ पर, तभी इतना सब बात हुई। मैंने एसआरए ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने सर आप अभी आइए। बोलते नहीं, एक काम करो देविका, आप मंडे आके मुझे मिलिए ऑफिस में, हम बात करते हैं इस बारे में। वो आने खुद तैयार नहीं है। बोलते आप पुलिस चौकी फ़ोन कीजिए। पुलिस ऑफिसर वहाँ आके क्या करेंगे? झगड़ा आपका बिल्डर का और डेवलपर का चल रहा है, उसमें हम क्यों पीसे हैं? आप बोलते शिफ्ट हो जाइए। वहाँ जो बाउंसर लगाए हैं और जो लोग हैं बिल्डर के, आई डोंट नो वो कौन है, उनके अंदर क्या काम करते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं आप सामान तो लाइए, हम आपका सामान डाल देंगे। तो मतलब हम लोग जीत के भी नहीं जीते। नहीं जीत पा रहे। यही तो विडंबना है हमारे देश की, मतलब कि आज हम भी लोग मैं कोर्ट मुझे के मेरे फैसले हक के लिए लड़ रही हूँ। इट्स वेरी सैड, डोंट वरी, आपकी जीत होगी, लेकिन और जल्दी होगी। इस बीच में आपको जब हमारे फैसला आने से पहले, जब जज साहब ने फटकारा था गवर्नमेंट के लोगों को, तो आपको अडानी के ऑफिस से फ़ोन आया था, उसका बताइए कुछ। ये बात तो आपको ही पता है और मेरे पापा और मुझे पता है। जैसे कोर्ट से आया कि आपको उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था ऑफिसर को कि आप इस वीक, 1 वीक में आप मुझे बता दीजिए देविका को घर के लिए, ठीक है। उस टाइम बीच में मुझे दूसरे दिन ही अडानी ऑफिस से कॉल आता है। कोई मैम है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हेलो देविका, मैं अडानी ऑफिस से बात कर रही हूँ। बोला ठीक है, आप हमारे ऑफिस आइए, फ़ोन पर हम बात नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है। और वो हमारे यहीं पर, ये बैंड्रा में ये उनका ऑफिस, हॉलमार्क के यहाँ। तो हमें बुलाया गया, हम गए, मेरे पापा और मैं गई। उन्होंने करीबन हमें 1.5-2 घंटा बैठाया, हमारे से बातें किए, काफ़ी जानकारी लिया कि 26/11 के टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ। सडनली वो बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए, कोर्ट में बोलिए कि आप हमें दे रहे हो, हम आपको घर देंगे। कोर्ट से आप ऐसा बोलिए कि मुझे एसआरए ऑफिस या माड़ा ऑफिस से इनसे घर नहीं चाहिए। आप जाके कोर्ट में ऐसा बोल दीजिए, बट ये बात आप किसी को बताना मत।
मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप पहले हमारी एडवोकेट मैम से बात कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। बोला नहीं बेटा, हम आपके लिए सच में अच्छा घर देखा है, हम आपको घर देंगे और आपके लिए और भी कुछ करेंगे। मैंने बोला ठीक है मैम, इस बारे में मैं सोचूंगी, आपको मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। बट तब फिर मैंने एक चीज़ बोली कि मैम एक बात बोलना है, मैं इस केस में इतने साल से लड़ रही हूँ, 2020 से जो पिटिशन फाइल किया है, अभी तक लड़ते आ रही हूँ। सडनली वो केस मेरा एक्सेप्ट हो गया और अब आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं आप पीछे हट जाइए, तो ये गलत है। तो मैं जो रास्ते से जा रही हूँ मैं उस रास्ते से ही जाना पसंद करूँगी। फिर मैंने आपसे बात किया, मैं भी उन्होंने आपको कॉल किया होगा, मुझे बोले कि हम आपके एडवोकेट से भी बात कर लेंगे, आप उस चीज़ का चिंता मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुझे कॉल किए, मैंने उन्हें ना बोल दिया स्पष्ट भाषा में कि नहीं मैम, हम आपके थ्रू घर नहीं चाहते। अगर आपको मुझे हेल्प करनी है तो आप दूसरे तरीके से भी आप मेरी हेल्प कर सकते हो, बट अगर आप मुझे बोलो कि आप कोर्ट से हट जाइए और मैं आपको साइड लेवल से करके दे रहा हूँ और कोर्ट में ये बोलिए कि मैं अडानी के पास सामने से जा रही हूँ, तो ये रॉन्ग है, मैं ये नहीं करना चाहूँगी। सो उन्होंने बोला ठीक है देविका, तो हम आपके कुछ और तरीके से मदद कर सकेंगे। मैंने बोला हाँ, आप मुझे जॉब दे दीजिए या तो आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो बोला ठीक है, आप पर आपके लिए कुछ ना कुछ पक्का करेंगे, नहीं हो सका पर कुछ भी करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, इतनी गारंटी दिया। कुछ टाइम तक उन्होंने कॉल नहीं किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मैंने दिया। आपको क्या बोला था मेरा जब सीवी ले लिया। मैंने आपको क्या बोला था जब आपने मुझे कॉल करके इतने एक्साइटेड होके बताया? मैंने जी। आपको क्या कहा था? मैम आपने कहा कि अगर उनको करना होता ना देविका, वो चुटकी बजा के आपके लिए कर सकते, वो इतने बड़े लेवल पर है, पर वो करना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ उन्हें एक publicity। पब्लिसिटी चाहिए थी कि हम पब्लिसिटी करके देविका के लिए दें। ठीक और है। इस चक्कर में उनके साथ जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, थोड़ा बहुत उससे एक वो पोछा हो जाता। जी और सेकेंडली मुझे ये था कि आप वो चाह रहे थे कि हम कोर्ट में ऐसा बोले, कल को वो नहीं देते तो कोर्ट हमारी सुनता नहीं कि भाई सुनता आपको तो नहीं। बोला था, हम कर रहे जी। थे। और उन्होंने जिस साइड का मुझे घर का बोल रहे थे, वो घर अभी तक वहाँ बना भी नहीं था। डोंट नो वो कब बने, मैं वो जब तक कहाँ धारावी में आपको भटकते देना चाह रहूँगी। रहे थे। जी, साइन धारावी का मुझे तो बोल आप रहे थे समझ उस गए प्रोजेक्ट पब्लिसिटी का में। एंगल? मैं अच्छी तरह समझ गई मैम। तो मैंने तभी, अगर मुझे लगता कि ये बेटर है तो मैं उसी टाइम उनको तुरंत हाँ करती। तो मैंने बोला नहीं, मैं अकेले फैसला तो लूँगी ही नहीं, हमारी मैम बात करेंगे, जो भी होगा अभी हमारी अच्छा, एडवोकेट आप मैम बताइए बोलेंगे। मुझे, आपका केस हो गया, आपके घर जी। का हो गया, मतलब घर मिल गया, लेकिन आपको लिटरली मिल रह नहीं रहे आप, उसका भी हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको जॉब के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आपको कुछ हेल्प करें तो जॉब दी, जॉब के लिए आया फ़ोन? नहीं मैम, उनकी, मैं वही तो बता रही हूँ, उन्होंने मेरा सीवी लिया एंड मुझे बोलते कुछ मुझे टाइम तो बाद, बोला आपको पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में डालेंगे क्योंकि बहुत अच्छा मुझे भी बोलती हैं। कहा कि आपको मैं अंदर ही हमारे इसमें पब्लिसिटी में करेंगे या तो मीडिया लाइन के इसमें कुछ तरीके में आपके लिए ज़रूर करेंगे, जॉब की आपकी पक्का हेल्प करेंगे। तो बोला ठीक है। कॉल भी मुझे सामने से उनको करना पड़ा है कि मैम क्या हो गया, आपने मुझे बोला था। कई टाइम तक तो उन्होंने मुझे बोला मैं मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मेरा कॉल उठाना बंद, मैसेज का रिप्लाई करना बंद। कुछ टाइम बाद कॉल करते बोलते सॉरी देविका बेटा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मैम, थैंक यू, यही एक्सपेक्टेशंस थी मुझे आप लोगों से। आपको जॉब चाहिए? ऑफ कोर्स मैम, मुझे जॉब क्या चाहिए। जॉब करना चाहती हैं? मैं ऐसे ही फील्ड में जाना चाहती हूँ जिस फील्ड से मुझे कुछ सीखने मिले और मैं मेरे देश के लिए कुछ कर पाऊँ। सो मेरी फील्ड ऐसी ही है। कभी जल्द ही आपने मैं कुछ ऐसी फील्ड ज्वाइन करूँगी जिससे मेरी भी हेल्प हो, लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ मैं, और आपके परिवार की हेल्प? परिवार के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वो होना चाहती हूँ। आपको लगता है शादी की प्रपोजल में मुश्किल होगी आपको? नहीं मैम, और होगी भी तो वो होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे मैम। अगर किसी को शादी करनी होगी तो वो निडर होना चाहिए इंसान। अगर कोई डरपोक आके मुझे बोले कि नहीं देविका आपसे करनी है, क्या तो बात है, मैं तो खुद ही भगा दूँ। क्या बात है, फैंटास्टिक। सो मैं जब मेरे खुश हूँ। पापा इतने सपोर्टेड है तो मुझे, मेरे इन फ्यूचर हस्बैंड भी मुझे सपोर्टर ही चाहिए। वो ऐसा नहीं कि घर बैठा के रखे, नहीं नहीं आप 4 दीवार के बाहर नहीं जा सकते हो, एक घर में बैठी है तो मैं वो लेडी बन के, घर में बैठना इस लेडी वो बुरी बात नहीं है, बट मुझे मेरे कुछ लाइफ करना में भी है बहुत आपको, कुछ हाँ। करना है। आप सो वो पुलिस भी क्यों नहीं सपोर्ट ज्वाइन कर करना है। लेते? जी, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? पुलिस ऑफिसर मेरा, इनफैक्ट अगर आप मेरे बारे में इतना आप जानते ही हो और आपने मेरे न्यूज़ चैनल हर एक में मैंने बोला भी है, मेरा सबसे पहला सपना एक आईपीएस ऑफिसर ही है कि मैं ऑफिसर बनूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, टेररिज्म ख़त्म करूं। बट हमारी लाइफ में एक सपना देखना और उसे करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि मेरी पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है,
मैं डायरेक्ट 7th स्टैंडर्ड से स्टडी की हूँ, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीए में। ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स मिले आपको? जी, ग्रेजुएशन में मुझे अच्छे तो फिर मार्क्स वही मिले मैटर हैं। करता है ना। बट मैम मेरी 10th में मैं इनफैक्ट शायद काफ़ी लोगों को पता है और नहीं भी पता है, मैं 10th में फ़ेल हो चुकी थी। मैंने 10th कई बार अटेम्प्ट किया क्योंकि मैं बीमारी की हालत में थी, मुझे एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। जब मैं 7th क्लास में पढ़ने गई थी तो मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता था, क्या पढ़ते क्या लिखते, क्योंकि मेरी स्कूल ही नहीं हुई थी। बचपन में मॉम की डेथ, फिर वो स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे थे, काफ़ी लॉस हुआ। गोली लगने के बाद तो मैं बैसाखी पे थी, तो वो जो मेरी पढ़ाई होनी चाहिए थी अच्छी तरीके से, वो नहीं हुई। तो आप अभी इसलिए तक मुझे उसको लगता है कि आप पढ़ाई की वजह से मैं शायद नहीं हो पाऊँगी। आप आईपीएस नहीं ज्वाइन कर सकती, जी। पुलिस में डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकती, तो और क्या कर सकती हैं आप बताइए, क्योंकि जॉब मार्केट आपको पता है कितना टफ जी। है। और हमारे जो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उसका कोई किसी को कोई कदर नहीं है कि भाई उसको तकलीफ है इसलिए हमको उसको नौकरी। तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है जो आपको लगता है कि आप ये जॉब अच्छा कर सकती हैं, या आप हमारे ज़रिए हम ऑडियंस से बोलें और आपको वैसी जॉब का ऑफ़र आ जाए, ऐसा हम क्या मतलब क्या मैम चाहिए आपको? एक चीज़ होती है कि इंसान कभी पहले कोई सीख के नहीं आता है, कोई भी फील्ड हो। सो मैं तो प्री फ्रेशर हूँ, मैंने कभी कहीं जॉब नहीं किया है, बट मैं इंटरेस्टेड ऐसे जॉब में हूँ जैसे कोई एनजीओ हो, स्पीच लाइन हो, मोटिवेशनल्स हो। सो मैं इसी तरीके में जॉब ज्वाइन करूँगी, जल्द ही मैं करूँगी कुछ। और मैं भी शायद अभी आई वॉज़ कि मैं अभी थोड़ी ऐसी हो गई हूँ कि मैं पहले बताना ये नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आईपीएस के बारे में काफ़ी बोला है और मैं वो अभी कर नहीं पाई हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे वो बहुत अफ़सोस होता है खुद को लेके कि मैं वो क्यों नहीं बन पा रही हूँ और क्यों नहीं हुआ है मुझसे। सो अब ऐसा है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। हाँ, बट एक बात ज़रूर है, मैं आपको कहूँगी आपके इस बात से कि मैं आईपीएस नहीं बनी ना, तो मैं 10 बच्चों को तो या 100 बच्चों को ज़रूर आईपीएस क्या बनाऊँगी इन बात है! फ्यूचर। क्या बात! मैं उसमें अपनी देविका को देखूँगी कि मैं नहीं तो ये तो बनी है और ये अपने देश के लिए कुछ करेगी। क्या बात है! क्या बात है! क्या जज़्बा है आपका, क्या जोश है, अमेज़िंग! आपने तो मुझे और जोशीला बना दिया। आपकी रिकवरी तो ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इमोशनल, भले ही आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक इमोशनल झटका तो इंसान को लगता ही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बावजूद भी आप खड़े हैं और आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 100% कोई ना कोई देखेगा और कहेगा कि ये मेरी कंपनी में या ये मेरे बिजनेस में एक एसेट बनेगी, एंड आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू हैपन। और आप भी लगे लगे हुए हैं, मुझे पता है। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, मतलब व्हाट डू यू, क्या मैसेज है? अभी तो आपने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, दर्शकों के लिए? उन लोगों को तो मैं यही कहूँगी, जैसे थोड़ी देर पहले ही आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अभी के बच्चों को आईफ़ोन नहीं मिलता है तो रो देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं घर पर। सो आप ये सब चीज़ें करना बंद कीजिए। हाँ, सबकी इच्छा होती है, सबकी बोलते हैं ना तरीका अलग होता है अपने लाइफ में जीने का, बट अगर आप थोड़ी कुछ अपने चेंज लाइए और अपने देश के लिए सोचिए तो बहुत बड़ी बात होती है। और ज़िंदगी, अगर आप अभी तो यंग हो, छोटे बच्चे हो, तो आपने देखी ही नहीं कि आगे प्रॉब्लम्स क्या होती है। अगर आप अभी से ही हार मान जाओगे, इनफैक्ट मेरे कांटेक्ट में मैम बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके रो देते, बैठ जाते। अभी की चीज़ें क्या चलती है आप अच्छी तरह जानते ही हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है, जीवन आगे क्या क्या दिखाना बाकी है वो तो हम कोई नहीं जानते, बट आपको डट के सामना करना है। अगर आप पहले ही डर जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, पहले ही मायूस हो जाएंगे एक आईफोन के लिए तो तो कुछ नहीं। फिर वो आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। सो आपको लड़ना है, चाहे कहीं पर कुछ हमला हो या कहीं पर कुछ हो रहा है। अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं होगे ना, तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। आपको लगता है आज के ज़माने में कोई किसी के लिए खड़ा होता है? आजकल इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है। हाँ, मे बी शायद मैम अगर 10 लोग में से 9 नहीं हो रहे तो एक तो होगा एक ना। तो खड़ा है। एक एक तो है कि ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं है। अगर मेरी भी लाइफ में आप देखिए ना कि मेरे पास मेरी इतनी नेगेटिव चीज़ें बहुत हुई लाइफ में, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है। सम्मान हुआ मुझे, आप जैसे एडवोकेट मिले हैं, काफ़ी लोग मुझे ऐसे जो मिले ना जिनसे मुझे बहुत कुछ आप तो सीखने केबीसी मिला में है। भी गई थी। जी, मैं केबीसी में गई हूँ, इंडियन आइडल में गई हूँ, काफ़ी जगह पर जा चुकी हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे उन लोगों से मिलके होती है जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे हीरो हीरोइन से या किसी इन लोगों से मिलके प्रेरणा नहीं मिलती है,
उनकी भी एक सम्मान है मेरे नज़रों में। वो भी जो तो देश के लिए करते हैं, वो भी देश के लिए एंटरटेन करते हैं लोगों और को, उनको खुश वो रखते हैं। जो करते हैं वो आम बात नहीं है, सभी की एक अपनी खूबियाँ होती है और हर एक रोल इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, चाहे वो एक झाड़ू मारने वाला क्यों ना हो। अगर वो नहीं है तो कोई झाड़ू नहीं मारेगा। बिल्कुल सही। तो सबकी एक डिग्निटी वैल्यू ऑफ है, लेबर सबकी होनी चाहिए। सबकी वैल्यू है, तो मैं इन सबकी इज्जत करती हूँ और सभी को यही कहूँगी कि आप कभी अपने जीवन में हारिए मत और किसी से डरिए मत। अगर आप डरते रहोगे तो लोग आपको डराते रहेंगे। एक बार आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, दोबारा आपके सामने आना पसंद नहीं करेंगे। वेरी नाइस। आपको लड़ लास्ट सवाल, जी आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई? मुझे ये सो ऑफ कॉल्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखावा करना पसंद नहीं है। अगर आप मेरे लाइफ में जो परमानेंट होगा तो वो परमानेंट बन के आएंगे। सिर्फ अब के टाइम पे ऐसा है कि 2 दिन आज इसे रखिए, तीसरे दिन किसी और को। होप सो किसी का परमानेंट हो, बट आई थिंक सो मुझे नहीं मिला अभी तक कोई ऐसा और जिसमें मैं ऐसा ट्रस्ट कर पाऊँ। सो मैंने एक चीज़ आपको पहले ही कही कि मुझे कोई डरपोक इंसान नहीं चाहिए और मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे बोले नहीं नहीं तू 26 के बारे में बात नहीं करेगी, तू इस बारे में आतंकवाद के खिलाफ नहीं जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे बोले डट के सामना कर, जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया क्या है, बात। लड़, मैं तेरे पीछे हूँ, साथ खड़ा हूँ, करके दिखा, अरे कौन तुझे हराता है, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट है, नहीं कि वो सिर्फ 2 दिन का दिखावा करे। तो आजकल की नहीं। लड़कियों को ज़्यादातर सबको ऐसे ही इंसान चाहिए, मगर जी। कभी कभी इनको कोई और जैसा मिल जाता है फिर उसके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सही बात आपने है। ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप अपने आसपास देखते होंगे कॉलेज की लड़कियां, उनका बॉयफ्रेंड है, तो आपको कभी लोनली नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरी तो फ्रेंड की नहीं बॉयफ्रेंड? देखिए मैम, मैंने ना ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी इसमें बैठ के कैमरे के आगे, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एंड उनके भी बॉयफ्रेंड है। सो वो कभी ब्रेकअप होता है, रोना धोना ये सब ठीक है, फाइन। आप बोलते थैंक गॉड मैं झंझट से बच गई। कोई तो बोलते खुद को हार्म कर देते हैं। मैं बोलती 2 दिन के लिए क्यों आप किसी के लिए मरना, जिन्होंने आपको जन्म दिया है आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। जो माँ बाप आपको इतना प्यार करते वो तो 2 दिन का दिखावा करके चले गए आपके लाइफ से। तो कितने दिन के लिए किसी पे मरना चाहिए? कितने दिन का साथ हो तो मरना चाहिए? पहली बात, अगर आपको उनके लिए मरना है ना तो वो उस व्यक्ति में आप उस चीज़ को देखिए। अगर वो आपको चीट करके जा रहा है, कुछ और चीज़ अलग ही चीज़ है, वो आपकी इज्जत करना, इंसान से उस इंसान से प्यार कीजिए जो आपकी इज्जत करना जाने, 4 लोगों के बीच में या अकेले में। ये नहीं कि वो 4 के सामने तो अच्छा बर्ताव करे और अकेले में आपको बहुत पीटे, गाली दे, कुछ भी बोले। Very good, तो very ये good. बहुत गलत है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ आप वो आप पे खर्चा कर दे, कहीं खिलाने लेके जाए, घुमाने लेके जाए, तो ये तो खुद से भी आप और कर अंदर सकती हो। गाली दे घर में और मारे पीटे। अगर लड़की इंडिपेंडेंट बन जाए तो वो खुद से भी खुद के लिए क्या बहुत बात। कुछ कर सकती है। तो आपको डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है किसी के लिए। ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपके लिए बेटर हो। चलिए, और वो हमारी अच्छा हो। दुआ होगी कि, और हम कोशिश भी करेंगे कि आपको जल्दी से अच्छा घर मिले, जी अच्छी जॉब मिले और एक अच्छा जीवन साथी मिले। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच Thank you, आने के लिए। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच दिस एपिसोड। ये एपिसोड बहुत ही आपको हिम्मत देगी। और देविका से भी कहूँगी कि आप भी अपने जो भी फैंस हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, उनके बारे में कहीं गुफ्तगू विद के उसको ज़रूर देखें। बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपकी ये गुफ्तगू में आके, आपने मुझे यहाँ बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा, मेरी बातें मुझे रखने का मौका दिया। यहाँ मैंने एकदम फ्री माइंडली बात किया है, जो जीवन में मेरे साथ हुई है मैंने वो चीज़ें कही है। और मैं सभी को भी यही कहूँगी, अगर मेरी कोई बातें बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी कहूँगी। बट मैं ऐसी ही लड़की हूँ जो है मुंह पे बोलना पसंद करती हूँ। शायद किसी को मेरा नेचर ये पसंद ना आता हो तो आई एक्सेप्टेड, बट मैं वो दोगलापन नहीं करती हूँ कि मुंह पे और पीछे कुछ और। सो जो है भाई हम ऐसे ही तो आप है। चाहेंगे कि ऑडियंस देखे ये पॉडकास्ट? जी, मैं सभी को कहूँगी ऑडियंस को कि आप प्लीज़ ये देखिए, आपके पास जब भी जितना टाइम मिले उसमें आप ये देखिए। आपको अगर मेरी बातों से, मैम की बातों से कुछ सीखने समझने मिलता है तो अपने जीवन में उसे ज़रूर लाइए। और प्लीज़ इस चीज़ पे बढ़ावा दीजिए कि अपने देश के लिए कुछ करिए, ना ही छोटी चीज़ों को लेके रोना वगैरह प्लीज़ बंद कर दीजिए। रोना बहुत अच्छी बात है कि हमारे मन में जो दर्द होती है वो बाहर निकल जाता है, बट आपको एक हिम्मत भी रखना है कि आपको कुछ करना है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। अभी चाय तो पी नहीं तुमने, ठंडी भी और दूसरी चाय बनवा दें? नहीं नहीं नहीं,